मेरा पहला उपन्यास छपा प्यास भर पानी, भावना प्रकाशन दिल्ली से। उसके बाद फिर सिलसिला चलता गया। इसके बाद मैंने नौकरी भी की सरकारी, लेकिन मैंने छोड़ दी सरकारी नौकरी, मेरे को रास नहीं आई। सरकारी नौकरियाँ मैंने 2 छोड़ी और फिर मैं लेखन के क्षेत्र में पूरी तरह आ गया। ज़्यादातर जो धर्म धर्म का आधार जो है या धर्म को आप स्थापित बनाए रखने का जो काम है, वो किसी न किसी रूप में उसकी पृष्ठभूमि में अंधविश्वास रहता है। यदि आप अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे तो लोग धर्म के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। जो शिक्षक नहीं है, जो वैज्ञानिक नहीं है, जो तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है, उनमें से तमाम लोग उन चीज़ों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं और हमारे जो मंदिर हैं पुराने, उनमें वो नई-नई चीज़ों को खोज के ला रहे हैं और उनकी एक वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे हैं। तो एक बड़ा काम इस दिशा में अब हो रहा है। मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, शिवपुरी में जो भी संगठन है, वो मेरे को बुलाते हैं और मैं कभी उनके अनुकूल नहीं बोलता। मैं वो बोलता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है या जो मैंने अध्ययन के बाद पाया। नमस्कार, साहित्य तक के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ साहित्य तक के स्टूडियो में प्रमोद भार्गव जी मौजूद हैं। जी, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी, प्रमोद। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि हिंदी साहित्य की केंद्रीय भूमि दिल्ली, इलाहाबाद, कुछ हद तक इंदौर और उसके बाद पूरे देश में फैली हुई है। लेकिन गंवई क्षेत्रों में, छोटे शहरों में अपेक्षाकृत जो दिल्ली की तुलना में छोटे शहर हैं, बनारस उनका हिस्सा नहीं है, वहाँ पर किस तरह से प्रचुर साहित्य लेखन हो रहा है और किस तरह से व्यापक हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की विविध विषयों पर लेखन की परंपरा रही है। प्रमोद भार्गव उनमें एक बड़ा नाम है। शिवपुरी ज़िले में आपका जन्म हुआ और जो किताबें लिखी हैं लगभग 25 के आसपास पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और यह लेखन का क्रम लगातार जारी है, जबकि सक्रिय पत्रकारिता में भी इनकी अपनी भूमिका रही है। लेकिन जो पुस्तकें, जो औपन्यासिक कृतियाँ प्रमोद भार्गव को बतौर लेखक एक बड़ी पहचान देती हैं, उनमें दशावतार, अनंग अवतार में चारवाक, प्यास भर पानी, नौकरी शामिल है। इसके अलावा बाल उपन्यास भी लिखा, शहीद बालक, कहानी संग्रह पहचाने हुए अजनबी, शपथ पत्र, लौटते हुए और मुक्त होती औरत चर्चित रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी और आर्थिक विकास, आर्थिक मामलों पर आपकी यह पुस्तक आई थी। भाषा और भाषाई शिक्षा के बुनियादी स्वरूप, पत्रकारिता पर यह किताब आ चुकी है। वन्य प्राणियों की दुनिया, जो वन्य प्राणी एवं पर्यावरण है, 1857 का लोक संग्राम और रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास की पुस्तक रही है। पानी में प्रदूषण, पर्यावरण में प्रदूषण और वायु में प्रदूषण, ये पुस्तकें हमारे पास रखी भी हैं। सहरिया आदिवासी, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इलाके का वह आदिवासी समूह है जो जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक विशेषता रही, उसकी जीवन और संस्कृति पर भी आपने एक पुस्तक लिखी है। पुरातन विज्ञान जो है, विज्ञान के मिथकों का जो रहस्य है, उस पर भी एक किताब है और फल से प्रेरित वैज्ञानिक आइजक न्यूटन पर पुस्तकें प्रकाशित हैं। 10 से अधिक पुस्तकें, वन्य जीवन पर लघु पुस्तकें प्रकाशित रही। ढेर सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो प्रमोद भार्गव जी का परिचय बहुत व्यापक है और जैसा कि आप जानते हैं, बातें मुलाकातें में मैं किसी भी लेखक से उसके समूचे जीवन कर्म पर, उसके रचना कर्म पर बात करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप अपने समय के किसी महत्वपूर्ण रचनाकार के समूचे व्यक्तित्व का आकलन कर सकें और इस बात का भी को जान सकें कि
उनकी निर्मिति में, उनके बनने में, उनकी पृष्ठभूमि की, उनके पढ़ाई-लिखाई की, उनके अनुभवों की क्या भूमिका थी? तो प्रमोद जी, मैं सबसे पहले तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में कोई बहुत प्रमुख केंद्र के रूप में नहीं जाना जाता है। भोपाल नहीं है, जी, इंदौर नहीं है, जी, रायपुर नहीं है, मैं संयुक्त मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इस तरह का बड़ा शहर नहीं है। अ, अपेक्षाकृत इन शहरों की तुलना में एक ऐसे इलाके में है जहाँ यातायात भी उतना सुगम नहीं है। दिल्ली पहुँचना हो या दूसरे महानगरों में पहुँचना हो तो बहुत समय लगता है। शिवपुरी में रह के आपको साहित्य के प्रति जो अनुराग है आपका, या लेखन के प्रति मैं कहूँगा, क्योंकि आपके लेखन को जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि विविध विषयों पर आपने प्रचुर लेखन किया है। तो लिखना पसंद है यह तो समझ में आता है, ये तो आपकी किताबें बताती हैं कि आपका लेखन जो है बहुत जी, प्रिय जी, है, जी। पत्रकारिता में भी वही काम करते रहे हैं। ये अनुराग कैसे बना, और आपकी शुरुआत अपने बचपन से शुरू करके हमें बताएं कि कैसे आप इस दिशा में। देखिए, शिवपुरी ज़िले का बहुत छोटा-सा गाँव है अटलपुर, जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ और तीसरी कक्षा तक मैं वहीं पढ़ा। जो अभी बात चल रही है कि जो निम्न जातियाँ हैं, छोटी जातियाँ हैं या पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं, उनके बच्चे स्कूलों में जाते नहीं थे। तो मैं इस बात को नहीं स्वीकारता। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे और हमारे यहाँ विद्यालय में केवल मैदान था, कोई भवन नहीं था, टाट पट्टियों पर बैठते थे और बरसात यदि होती थी तो छुट्टी हो जाती थी या फिर छुट्टी के बाद फिर बुला लेते थे घंटी बजा के। तो वहाँ उस समय मेरे साथ आदिवासी बच्चे भी पढ़ते थे। पिछड़े वर्ग जो धाकड़ समाज की जाति है वो हमारे गाँव में बहुत है, तो वो लोग भी पढ़ते थे। अनुसूचित जाति के लोग भी पढ़ते थे, मतलब हर जाति के लोग पढ़ते थे। और शिक्षक 2 शिक्षक थे वहाँ, एक हमारे गाँव के ही थे और दूसरे मुरैना ज़िले से स्थानांतरित होके आए थे, तो वो पढ़ाते बड़ी मतलब रुचि से पढ़ाते थे और बच्चों का ध्यान रखते थे। यदि बच्चा एक दिन स्कूल नहीं आया तो पूछने जाते थे क्यों नहीं आया, उसका स्वास्थ्य तो ठीक है। तो वहाँ हमने पढ़ा। फिर वहाँ से हम पढ़े पोहरी, एक तहसील मुख्यालय है शिवपुरी ज़िले का। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और आदिवासी बहुल इलाका है, वो शहरी आदिवासी बहुल इलाका है। वहाँ एक विद्यालय है आदर्श विद्यालय, जो पंडित गोपाल कृष्ण पौराणिक जी ने स्थापना की थी उसकी 1921 में गुलामी के दौरान। जब ग्वालियर राज्य द्वारा प्रतिबंध था कि स्कूल नहीं खोले जाएँगे, ये उनके गज़टों में नोटिफ़िकेशन है। तब उन्होंने उसका विद्रोह करते हुए स्कूल खोला, भटनावर में खोला पहले प्राथमिक विद्यालय और फिर उसको बड़ा रूप देते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल खोला पोहरी में। और मेरे पिता स्थानांतरित होके पोहरी पहुँच गए थे, तो वहाँ हम पढ़े 9वीं क्लास तक और तो उसी पिताजी विद्यालय में। क्या करते थे? पिताजी मेरे इसमें क्लर्क थे तहसील में जी। और मेरे 2 बड़े भाई वो भी वहीं विकास खंड कार्यालय में थे। तो वहाँ जो आज बात हो रही है हमारे देश में रोजगार आधारित शिक्षा, अब आप आश्चर्य करेंगे इस बात को कि पंडित गोपाल कृष्ण पौराणिक जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने रोजगार आधारित शिक्षा उस समय शुरू की थी। तो हमें उन्होंने दिया सलाई बनाना सिखाया, कागज़ बनाना सिखाया, मधुमक्खी कैसे पालें, इसका बस पूरी व्यवस्था थी सिखाने की। और आप उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और उसकी पहली किताब मैंने अपने जीवन की जो पढ़ी ध्रुव स्वामी 9वीं कक्षा में उस पुस्तकालय से लेकर के पढ़ी और पंडित जी खुद पढ़ाते थे। और पंडित जी की एक और ख़ास बात थी कि जब देश गुलाम था और अंग्रेज़ों का बहुत प्रभाव था, तब जो क्रांतिकारी होते थे उनको वो अपने विद्यालय में शिक्षक बनाते थे और वो कोई बड़ी घटना घटित करने जा रहे होते थे तो अपने यहाँ शिक्षक और उपस्थिति उसकी दिखाते थे। तो वो पंडित जी थे, उन्होंने और वो खुद कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे। और आपको एक और आश्चर्य की बात बताऊँ कि 1971 में उन्होंने रूरल इंडिया पत्रिका शुरू की थी, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नानाजी देशमुख, सारे जो उस समय के महान क्रांतिकारी थे, सारे लोग उसमें लेख लिखते थे। पहले वो अंग्रेजी में आती थी, फिर उसमें उन्होंने हिंदी के भी पन्ने जोड़े और उस पर अभी हमने पीएचडी भी कराई है उस पूरे पंडित जी पर। और पंडित जी ने उसी समय पोहरी में महाविद्यालय की बुनियाद रखी थी और आज उन्हीं के नाम से वो महाविद्यालय और छात्रावास उनका वो विद्यालय था। तो वहाँ से उन्होंने हमको प्रेरणा दी, वहाँ से किताबें हमने पढ़ना सीखी। मेरे स्वयं के बड़े भाई मदन मोहन शर्मा शाही एक बड़े लेखक हैं, अब तो स्वर्गवास हो गया है उनका। और लंकेश्वर उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है जो पहले 3 खंडों में छपी थी, अब 1 खंड में है, राजकमल प्रकाशन ने उसको छापा हुआ है। तो वो किताबें हम उनकी किताबें पढ़ते रहते थे।
फिर मैंने लिखना शुरू किया, भाई साहब को दिखाना शुरू किया, उन्होंने उनको एक तरह से क्या पास उम्र किया। रही होगी जब आप दरअसल ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि हमारे जो ज्ञान का दायरा है आज के समय में हमें लगता है कि हम कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं या हम पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं या हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं या हम बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं तभी हम ज्ञानवान हो सकते हैं या तभी हमें कुछ उद्यम की जानकारी हो सकती है, व्यावसायिक शिक्षा मिल सकती है। ऐसा नहीं है। प्रमोद भार्गव जी जिस तरह से बता रहे हैं और इनके जो गुरु थे निश्चित रूप से उनका स्तुत्य आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर आज़ादी मिलने से 30 साल पहले भी उससे भी अधिक समय पहले शिक्षा की बुनियाद रख सकता है, बिना खुद पढ़े लिखे होकर भी क्रांतिकारियों को सिर्फ इसलिए शिक्षक बना सकता है कि वे न केवल कुछ सिखाएं बल्कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो, कोई बड़ा कांड हो तो उनकी उपस्थिति विद्यालय में दिखाकर उनको जेल जाने से बचाया जा सके और उच्च शिक्षा के लिए केंद्रित करने के साथ-साथ रोजगारपरक शिक्षा के लिए सोचना। तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अगर आप शिक्षा को महत्व देते हैं, तो भले ही आप पढ़े लिखे ना हों, अगर आपके मन में लालसा है तो आप सिर्फ अपने सामने की पीढ़ी को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं, जिन्होंने आपसे शिक्षा ली है और इस तरह से शिक्षित करने से कई पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं और एक पूरा भव्य समाज बनता है। तो प्रमोद जी जी। खुद इसका उदाहरण है और इन्होंने अपनी बातचीत की शुरुआत लेखक गाँव से। उस गाँव से की और अपने गुरु को स्मरण करते हुए की। इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूँगा आपको। जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि पहली कृति कौन-सी थी और किस विधा में आप लिख रहे थे? क्योंकि आपने बताया अपने बड़े भाई से आपके भी नाम लिया और उनकी एक बड़ी कृति की लंकेश्वर। बात जी, की। जी। पहली कृति जो बताई आपने विश्वविद्यालय से अरे अपने विद्यालय से ली थी, वह कृति भी पढ़ने के लिए प्रेरित करने ध्रुव वाली है। स्वामी जी। तो धर्म और आध्यात्म का कितना महत्व आपके जीवन पर पड़ा और पहली कौन-सी रचना थी? और उसके बाद आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई और शिक्षा दीक्षा के बाद पहली रचना प्रकाशित और पहली प्रकाशित कृति, यानी किताब जी, के तौर जी, पर जी। कौन-सी पुस्तकें आई, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। और फिर दशावतार पे कल बड़ी चर्चा की माँग मतलब यह पुस्तक करती है अपने आप में, जी, मैं इस जी, पुस्तक जी। को मैं पढ़ चुका हूँ, तो उस पर विस्तार से बात देखिए, मेरे लेखन की शुरुआत हुई पत्रकारिता से। जी, हम नवप्रभात ग्वालियर का अखबार है, मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम अखबार है वो, दैनिक। तो उसमें मैंने समाचार लिखना शुरू किए। इसके बाद जो मेरी एक छोटी कहानी छपी ज्योति शीर्षक से, वो महाविद्यालय में जब हम बीएससी पार्ट 1 में थे, तो उस महाविद्यालय की पत्रिका में छपी। उससे थोड़ा उत्साहवर्धन हुआ। फिर स्वदेश अखबार में लेख वगैरह संपादकीय लेख शुरू किए। इसके बाद जो मेरी पहली कहानी छपी, जो महत्वपूर्ण कहानी थी, वो सैल की आँखें, नवभारत टाइम्स में छपी, जब बम्बई से इसका परिशिष्ट निकलता था। इसके बाद जो दूसरी मेरी प्रमुख कहानी छपी, लौटते हुए, जिस शीर्षक से मेरी एक कहानी संग्रह भी है, वो धर्मयुग में छपी। धर्मवीर भारती जी की स्वयं, कभी धर्मवीर भारती स्वयं भी वो चिट्ठी देते थे स्वीकृति की, रचना स्वीकृति की। उनकी कई चिट्ठियाँ मेरे पास हैं, जो उन्होंने कहानी संशोधन के लिए भी चिट्ठियाँ लिख के दी कि जे इसमें गलत है, इसको ठीक करके और इसका थोड़ा अंत सुधार के दो। यज्ञोपवीत संस्कार मैं नहीं जानता था, तो मेरी एक कहानी थी, कहानी विधायक विद्याधर शर्मा की, हमारे शिवपुरी के ये एक विधायक रहे हैं, तो उनके चरित्र के ऊपर मैंने वो कहानी लिखी थी। तो मैंने उसमें जनेऊ संस्कार लिखा था, मैं नहीं जानता था उस समय। तो भारती जी की चिट्ठी आई कि ये जनेऊ नहीं होता, ये यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और उन्होंने मूल रचना में ही काट के उसमें थोड़ा इसका अंत बदल के भेजो। तो फिर तो मतलब एक उस समय के संपादक कितने महत्वपूर्ण थे, कितना समय देते थे एक नए लेखक को, हम जैसी जिनकी 1-2 रचनाएँ ही उस समय छपी थी, तो बड़े प्रोत्साहित हुए हम। इसके बाद जो मेरा पहला उपन्यास छपा, प्यास भर पानी, भावना प्रकाशन दिल्ली से। उसके बाद फिर सिलसिला चलता गया। इसके बाद मैंने नौकरी भी की सरकारी, लेकिन मैंने छोड़ दी सरकारी नौकरी, मेरे को रास नहीं आई। सरकारी नौकरियाँ मैंने 2 छोड़ी और फिर मैं लेखन के क्षेत्र में पूरी तरह आ गया। तो जनसत्ता की जब शुरुआत हो रही थी, तो जनसत्ता का संवाददाता
आलोक तोमर हमारे ही क्षेत्र से थे, आप जानते होंगे, अब स्वर्गवास हो गया उनका। तो वो मेरे को जनसत्ता में लेके आए, उन्होंने मेरे को संवाददाता बनवाया, अच्युतानंद मिश्र जी से मिलवा के। तो जनसत्ता में शुरू हुए थे। एक बहुत अच्छी बात रही कि जनसत्ता को जब हमने पढ़ा, तो हमारी भाषा सुधरी, और एक उसमें जो नए-नए विषय लेख आते थे, पूरा संपादकीय पन्ना हम उसका पढ़ते थे, तो उससे एक विचार जो है वो पैदा हुआ, और मैंने सोचा कि जे इस तरह के लेख हम भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखने की शुरुआत की उसमें, उसमें भेजना शुरू किए जनसत्ता में। तो वो संयोग से छपना भी शुरू हो गए, और उसी समय से जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, सभी अखबारों के संपादकीय पृष्ठों पर मुझे छपने का मौका मिला। और धर्मयुग में तो भारती जी बाद में 87 में निकल गए थे उससे। तो गणेश मंत्री जी जब बने, तो उन्होंने मेरा वन्य प्राणियों के जीवन पर एक साप्ताहिक स्तंभ भी शुरू किया। तो इस तरह से मतलब लेखन लगातार चलता रहा। सर्वोदय प्रेस सर्विस ने मेरे लेख छापना शुरू किए, जो इंदौर की बड़ी प्रेस सर्विस है, और बड़े अच्छे लेख छापते थे। महेंद्र कुमार जी उसके मालिक और संपादक थे, और बड़े सादा और गांधीवादी विचारों के थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई, तो वो कई अखबारों में छपते थे, और फिर वो उन अखबारों की कतरनें बेचते थे उस समय। तो एक लिफाफा भर के कतरनें आती थीं, 2-2 बार, 30-30, 25-25 अखबारों की कतरन। हालाँकि वो अखबार छोटे थे, उस समय हम जानते भी नहीं थे कि इस नाम के अखबार फला-फला जगह से निकलते हैं। लेकिन उससे प्रोत्साहन मिला, और मेरा लेखन चलता रहा। वो ₹150 एक लेख के पारिश्रमिक भी देते थे। अच्छा, धर्मयुग में जो मेरी पहली कहानी छपी, संयोग से उसका मलयालम में अनुवाद भी हुआ, और मलयालम की जो पत्रिका है मातृभूमि, जो दीपावली विशेषांक के रूप में निकालते थे, उसमें उसका अनुवाद छपा। तो उसके वो पत्रिका जब आई, तो उसमें चेक भी था, पारिश्रमिक का लिफाफा। तो उससे उत्साहवर्धन मेरा बढ़ता गया, और मैंने कहा जब इसमें पैसा भी मिल रहा है, तो इसको और विस्तृत किया जाए, विभिन्न विषयों पे लिखा जाए। तो मैं अध्ययन बहुत करता था, और मेरे घर में भी किताबें थीं जो धर्म और अध्यात्म की आपने कहा। चूँकि मेरे भाई ने लंकेश्वर उपन्यास लिखा था, तो तमाम इतिहास की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, धर्म की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो पूर्व से ही मेरे घर पे थे, और हम उनको पढ़ने पढ़ते रहते। तब इतनी समझ विकसित नहीं हुई थी, लेकिन उनमें पढ़ने की कोशिश करते थे, इसमें क्या क्या-क्या है। इसके बाद में फिर वो दिशा आगे बढ़ती गई, और भारती जी से मेरी एक बार आलोक तोमर जी ने मुलाकात कराई थी यहीं दिल्ली में, तो पद्मा सचदेव जी के घर पर, जो मंडी हाउस के पास में रहती थीं। तो भारती जी ने मेरे को कहा कि तुम केवल लेखन का काम करो, तुम लिख सकते हो। तो वो मेरे को पहली बार तब मेरा आत्मविश्वास प्रबल हुआ कि जब इतने बड़े व्यक्ति जो साहित्य और पत्रकारिता दोनों चीज़ों को भली-भाँति जानते हैं, लोकप्रिय लेखक हैं, तो फिर मैंने अपने को और उसमें खपा दिया। हालाँकि मेरे जो परिजन थे, मतलब भाई साहब को छोड़ के, तो वो इससे प्रसन्न नहीं थे कि तुम लेखन का ही काम करो। नौकरी भी मैंने छोड़ी, तो बहुत घर में गृह कलेश हुआ, क्योंकि लेखन की मान्यता हमारे समाज में आज भी नहीं है मेरी समझ से। लेकिन वो फिर मैंने उन सब चीज़ों की परवाह नहीं की, और मैं लिखता गया। तो उसके बाद एक सिलसिला जो है वो चलता रहा, और बहुत बाद में, मतलब जो दशावतार की कल्पना मैंने लगभग 20-22 साल पहले की थी। एक मैंने कहीं समाचार पढ़ा था, जो उसमें बताया था कि जो दशावतारों की अवधारणा जो है वो वैज्ञानिक है। एक नेता ने ये बात कही थी, और वो समाचार पूरा छपा था। तो उसको मैंने फिर उठाया, मैंने कहा इसको फिर इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमारे यहाँ एक हमारे गुरु थे हिंदी के, जब हमें एमए हिंदी किया था, डॉक्टर परशुराम शुक्ल विरही, बहुत मतलब पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये इस पे उपन्यास लिखा जा सकता है बड़ा? मैंने कहा धर्म धर्म के अंतर्गत मोक्ष की बात, स्वर्ग नरक की बात तो सारे लोग करते हैं, लेकिन इसमें विज्ञान की बात कर रहे हैं कि ये जैविक विकास की अवधारणा को लेके जो हमारे अवतार हैं वो हैं। तो कहीं इसमें अध्ययन बहुत करना पड़ेगा, और इसमें लिख तो सबसे पहली किताब उन्होंने मेरे को दी कि इसको पढ़ो और इसको समझो। तो वहाँ से फिर मेरा वो विकसित होता गया। फिर उसमें मैंने जहाँ भी उस तरह का कोई समाचार मिलता था, कोई लेख मिलता था, तो उसकी कटिंग करके मैं रख लेता था, और उन उन लेखों के, उन कटिंगों के आधार पर भी मैंने लेख लिखे। जो उस समय एक पत्रिका हमारे यहाँ से निकलती है, एकलव्य की स्रोत, यदि आपके देखने में आई हो तो, विज्ञान की पत्रिका। तो उन्होंने मेरे वो विज्ञान के लेख छापना शुरू किए, और वो बहुत अच्छा पारिश्रमिक देते थे। तो वो सिलसिला वहाँ से इस तरह शुरू हुआ। तो मैं संग्रह करता रहा उन चीज़ों की, और एक अपने दिमाग में पृष्ठभूमि बना रहा था कि इसको शुरुआत कैसे की जाए। 1-2 बार मैंने दशावतार लिखा, तो मेरे को खुद को नहीं जमा। मैंने सर को दिखाया, तो उनको भी बहुत अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने उसको आत्मकथात्मक शैली में लिखना शुरू किया। तो जो पहला अवतार उसका है मत्स्य अवतार, यानी वो खुद अपनी कहानी कहता है, जिससे कि नहीं तो वो संदर्भ ग्रंथ यदि होता, तो उसको कोई पढ़ता नहीं। क्योंकि वो उपन्यास
उसमें लिखा गया है, तो उसको पाठक भी मिले, उसकी चर्चा भी हुई और देश भर की पत्रिकाओं में उसकी अच्छी चर्चा हुई, समीक्षाएँ छपीं। तो फिर मैंने उसको पूरा एक सिलसिला कि वो विज्ञान सम्मत कैसे है। तो मेरे उपन्यास में पूरा विज्ञान है, उसमें भूगोल है और वो चीज़ें उस समय कहाँ थीं। समुद्र मंथन जैसे हुआ तो कहाँ हुआ? जटायु की मृत्यु हुई तो कहाँ हुई? तो वो सारे उसमें भूगोल भी दिया मैंने खोज-खोज के और उसमें जो हमारी लोग कहते हैं कि हिंदी में संदर्भ सामग्री नहीं मिलती। मेरी तो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, काम चला हुआ है। तो वो संदर्भ सामग्री सारी मैंने हिंदी में ढूँढी और हमारे बड़े जो लेखक हुए हैं, जैसे रांगे राघव की जो महागाथा है, उन्होंने एक क्रम बनाने की उसमें कोशिश की है, तो उससे मेरे को बहुत मदद मदद मिली। और जो धर्मपाल जी की जो पुस्तक है, उसमें से विज्ञान के बहुत अंश मिले, जिसमें कि खुद अंग्रेज़ों ने स्वीकारा है कि जो भारत में टीका लगाने का विज्ञान था। पर दशावतार में मैंने उन सब चीज़ों को उस क्रम में जोड़ा। तो एक पहले मूल कथा वो कहते हैं, फिर वो विज्ञान में यदि उसमें जैसे है, जैसे गांधारी का प्रसंग आता है कि गांधारी का जो गर्भ गिरा, उससे वेद व्यास जी को बुलाया गया और उसके 100 भागों में उसको विभाजित करके तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं, इसमें केवल महाभारत पढ़ने की ज़रूरत है, आप और किताबें पढ़ेंगे तो उसमें वो एक चमत्कार की उसमें ले जाएँगे, लेकिन महाभारत जब हम पढ़ते हैं इस प्रसंग को या अन्य जो विज्ञान से संबंधित प्रसंग हैं, तो वहाँ कहीं वो चमत्कार नहीं दिखाते और वो उसमें जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं युक्ति यानी विधि, प्रणाली, कि ये एक प्रणाली है, तो युक्ति का तो वो जब गांधारी से और उनसे धृतराष्ट्र से कहते हैं, मैं एक युक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ, एक प्रणाली अपना रहा हूँ। तो ये जो मांसपिंड हैं और वो औषधियों का उपयोग करते हैं। उसमें औषधि का नाम है और घी उसका नाम है कि उसमें वो घी में रखते हैं, मटकों में रखते हैं, उसमें तमाम तरह की औषधियाँ मिलाते हैं। फिर वो कहते हैं चूँकि ये अप्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा होंगे, तो इसको 24 माह का समय लगेगा। तो कहीं वो मंत्र की बात ही नहीं कर रहा कि उन्हें फूँक मारा और वो बच्चे निकल आए। एक तो जो क्लोन जो पद्धति है, आज क्लोन से दावा किया जा रहा है कि एक कोशिका से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो इस तरह की कोई पद्धति थी, चूँकि वो एक काव्य है, महाकाव्य है, तो किसी भी कविता में, महाकाव्य में संदर्भ तो पूरे नहीं होते कि उसकी विधि क्या है बनाने की, वो तो नहीं होती। तो लेकिन उस समय संदर्भ ग्रंथ थे और हम जानते हैं कि बाद में जो हमारी तक्षशिला और नालंदा के जो बड़े पुस्तकालय थे, महाविद्यालय जो थे, उनको नष्ट किया गया, तो उनमें वो किताबें हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ विज्ञान था हमारे यहाँ। तो इन चीज़ों का लगातार मैं अध्ययन करता रहा और इस विषय पे मैं तमाम उसमें उदाहरण दिए हैं मैंने। मैं प्रमोद जी यहाँ पे सवाल ये उठता है, मैं 2-3 बातें आपकी बातचीत से आई। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी एक पुस्तक भी है मिथकों के रहस्य। ये जो हमारे पौराणिक आख्यान हैं, जी। वो कितने वैज्ञानिक हैं और इस पर आप चूँकि लगातार अध्ययन करते रहे हैं, तो इस पर आपकी दृष्टि क्या है? क्योंकि आज जब हम ये बात करते हैं और आपने जिस समय इसको पढ़ना शुरू किया और इस विषय पर लिखना शुरू किया इस दृष्टि से, तब राष्ट्रवादी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज के समय में चरम पर है, वह नहीं था। तब नहीं था, तब नहीं था। वामपंथ था। तो यानी उस समय आपने लिखना शुरू किया, आपकी दृष्टि में कहीं से भी ये भाव नहीं रहा होगा कि कभी जाके ये स्थिति भी हो जाएगी। बनेगी। तो ये जो एक तो मिथक और विज्ञान जो है और दूसरा जो साहित्य और इतिहास जो है, इस पर क्या दृष्टि है? किस तरह से संतुलन होना चाहिए? क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि एक तरफ़ा मतलब या तो कोई बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है किसी विषय पर या बहुत ज़्यादा तटस्थ वाला तटस्थ हो भाव जाता है नहीं या है। शांत हो जाते जी, हैं। जी। तो आप अध्ययन के दौरान क्या पाते हैं? और आप लगातार आपके लेखन को अगर मैं देखूँ तो वह कई खंडों में बँटा है। एक आप तात्कालिक तौर पर जो रिपोर्ट करते हैं पत्रकारिता में वो जी। है। दूसरी तरफ आप विज्ञान से आधारित चीज़ें ला रहे हैं। तीसरी तरफ प्रकृति से जुड़ी हुई विषयों को उठा रहे हैं और इसके अलावा पौराणिक और धार्मिक आख्यान आपका प्रिय विषय रहा है, चूँकि बचपन से आपको उस तरह के गुरुजन भी मिले, आपके पारिवारिक परिवेश में भी वह उस तरह का भाव था। तो
आपको आनंद इनमें से किन चीज़ों में आता है? तो मेरा मतलब मैंने एक सवाल के बदले में कई सवाल धीरे-धीरे पूछे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनमें से आप जी, जी, उत्तर दें। जी, जी। देखिए देखिए एक सफ़र है, साहित्य का सफ़र। तो शुरुआत में तो गंभीर लेखन नहीं कर सकते। तो मैंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की, तो मैंने 2 चीज़ों को लेखन के रूप में लिया, मतलब समाचार से इतर। एक तो किले, गढ़ियाँ या जो बावड़ी वगैरह हैं वो, उनको, और फिर वन्य जीवन और वनस्पति। क्योंकि इन पर लिखना थोड़ा सरल था हमारे, और जो जैसे हम किले पर घूमने जाते हैं तो वहाँ कुछ किंवदंतियों को वहीं के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बता देते हैं। दूसरा, यदि पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं वो बता देते हैं, और शिलालेख भी लगे होते हैं तो उनसे थोड़ा, मेरे पास इतिहास की किताबें भी थीं, इतिहास में पढ़ा भी हूँ बाद में। तो वो मैंने लिखना शुरू किए, उनके फ़ोटोग्राफ़ी भी की। उस समय तो आजकल तो व्हाट्सएप पे और गूगल पे सब मिल जाते हैं, लेकिन उस समय हमने फ़ोटोग्राफ़ी की उसकी। तो वो लेखन की मेरी शुरुआत हुई, और वो खूब छपा, उस पर मेरी किताबें भी आईं। तो एक सिलसिला वो बना, मतलब 2 तरह के लेखन का। इसके बाद जब थोड़ा और उसी समय मैंने कहानियों का शौक मुझे शुरू से ही लिखने का था। तो आप जो वामपंथी विचारधारा है, तो उस समय मेरी जो मुक्त होती औरत, जो जिस नाम से मेरा कहानी संग्रह है, वो तो हंस में छपी है और पूरी वो प्रगतिशील कहानी है। तो मैं किसी चौखटे में कभी नहीं बंधा। मेरे को मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, शिवपुरी में जो भी संगठन है, वो मेरे को बुलाते हैं और मैं कभी उनके अनुकूल नहीं बोलता। मैं वो बोलता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है या जो मैंने अध्ययन के बाद पाया। तो मैं सब उस तरह का लेखन करता रहा। लेकिन बाद में कुछ मेरे मित्रों ने कहा, और भारती जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जिस तरह से मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैंने कहा अब कुछ गंभीर और बड़ा काम करना चाहिए। तो जो दशावतार की जो कल्पना मेरे मन में आई, तो इसको मैंने आकार देना शुरू किया। अब आप, जैसे मैंने अभी गांधारी के गर्भपिंड की बात और क्लोन पद्धति की बात की थी, तो अब इस बात को आप मेरी बात मत मानिए। हम हमारे ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफ़ेसर और डॉक्टर हैं, अभी आजकल अमेरिका में हैं, डॉक्टर माथापुरकर। तो पहले यहीं काम करते थे वो, लेकिन यहाँ उनको माहौल नहीं मिला अनुकूल, तो वहाँ से स्थानांतरित होके वो यहाँ दिल्ली मौलाना मेडिकल कॉलेज में आए। यहाँ भी उनको जब अनुकूल माहौल नहीं मिला तो अमेरिका में गए। तो अब वो लिखते हैं, उन्होंने मानव अंगों के उत्पादन का, शरीर के भीतर मानव अंगों के उत्पादन के तमाम पेटेंट कराए हैं। तो उनसे जब अमेरिका के जो पत्रकार हैं और अन्य वैज्ञानिक वगैरह जो हों, या वो खुद उन्होंने अपनी किताबों में भी, कि ये सब मैंने जो लिया है, अपने महाभारत से मैंने ये प्रेरणा ली है, और जो गांधारी का जो प्रसंग है, उससे मैंने ये अंगों के उत्पादन की प्रेरणा ली है। तो वो तो एक वैज्ञानिक, और उन्होंने उसको सिद्ध करके भी बताया। तो उनकी बात को तो हम कल्पना नहीं कह सकते। तो हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें सूत्र हैं, वो सूत्र हैं, तो उन सूत्रों को आप पकड़ के, अब जब वैज्ञानिकों का काम है कि उन पे अनुसंधान करें। तो जैसे माता प्रकर जी ने उदाहरण दिया, उन्होंने उसको सिद्ध करके बताया। लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो ज़्यादातर हैं, वो भागते रहे हैं कि देश से बाहर यदि नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए तो और बढ़िया है। और यहाँ उनको उस समय का प्रोत्साहन नहीं था कि उनको काम करते थे, तो उनके जो वरिष्ठ होते थे, एक विचारधारा से बंधे हुए थे, या माहौल ऐसा था कि काम करने का अवसर नहीं मिलता था। अब मैं आपको एक बिल्कुल जो तकनीक की बात मैं करूँ, चैटबॉट, ठीक है? बिल्कुल नया प्रसंग है तकनीक के क्षेत्र में, कि चैटबॉट एक ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें मृतकों से बातचीत और उनके चलते हुए चित्र दिखा सकते हैं। अब आइए महाभारत पर। तो महाभारत में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत युद्ध के ख़त्म होने के बाद, कई साल बाद, कुंती और गांधारी की इच्छा होती है कि किसी तरह से हमारे जो मृतक पुत्र हैं उनसे मिला जाए। तो वो वेद व्यास जी से आग्रह करती हैं, निवेदन करती हैं। तो वेद व्यास जी, ठीक है मैं करा दूंगा, लेकिन वे एक बहुत संक्षिप्त समय के लिए आएंगे। और वो एक तकनीक है, प्रणाली है, मतलब प्रणाली शब्द का और युक्ति शब्द का उसमें इस्तेमाल है। महाभारत में कहीं भी मतलब चमत्कार है ही नहीं, जो जितना मैंने अध्ययन किया और समझा है। तो वो गंगा नदी के किनारे ले जाते हैं, और फिर वो उनको आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। तब महाभारत का जो विवरण है, तो उसमें वो लिखते हैं कि वो जो अवतरित हुए पर्दे पर, तो बिल्कुल इस तरह से लग रहे थे कि जैसे किसी कपड़े, झिलमिलाते कपड़े के ऊपर वो अवतरित हो रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि एक प्रणाली के द्वारा इनका अवतरण हुआ।
तो ये बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण है जो हम तकनीक से जोड़ के देख सकते हैं। तो महाभारत कहीं चमत्कार की बात ही नहीं कर रहा। अब आप उसका अध्ययन करके कि ये हो सकता है क्या? ये विज्ञान का काम है, वैज्ञानिकों का काम है। लेखक एक संकेत दे सकता है, सूत्र दे सकता है, तो वो सूत्र महाभारत में ऐसे कई सूत्र मिलते हैं। जयद्रथ वध की बात करें, आज तो हमारे यहाँ तो कृत्रिम बारिश की अब बात हो रही है, लेकिन चीन तो पहले ही कर चुका है, बादल बना लेता है। और वो कौन से खेल हुए थे एक बार ओलंपिक चीन में, तो वो उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया भी था। तो जब जयद्रथ वध होता है, आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कल शाम तक युद्ध खत्म होने से पहले तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, और नहीं करूंगा तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, अग्निदाह कर लूंगा। तो युद्ध होता है, कृष्ण तो जानते थे कि ये सब नहीं कर पाएंगे, और तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि जब शाम होने को होती है, जब समाप्त होता है, तो कृष्ण कहते हैं, अब ये महाभारत की बात बता रहा हूँ मैं, कि मैं एक युक्ति का प्रयोग करता हूँ। कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहा है कृष्ण, कि मैं अब एक युक्ति की बात कर रहा हूँ, और इसके बाद बादल गिरना शुरू होंगे, और दुर्योधन और जयद्रथ तुम्हारे सामने आएंगे रथ के, और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे वो, क्योंकि तुम उसको मार नहीं पाए। तो तुम उस समय चूकना नहीं, अपना गांडीव उठाना और सीधे जयद्रथ की गर्दन को अलग कर देना, और वो इस तरह से करना कि वो उनकी पिता की गोद में गिरे, क्योंकि उनको इस तरह का कोई वरदान प्राप्त था, यदि वो वहाँ नहीं गिरेगी तो वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है। तो कृष्ण युक्ति अपनाते हैं, और बादल गिरने लगते हैं। हम सब जानते हैं, सूरज डूबता हुआ दिखता है, और जब सूरज डूबने लगता है, संध्या होने लगती है, तो दुर्योधन और सारे लोग आते हैं और अर्जुन का मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, चढ़ाते हैं उनको। जयद्रथ बिल्कुल आगे आ जाता है, उनके निशाने पर आ जाता है। तब कृष्ण इशारा करते हैं कि उठा और चला गांडीव, और अर्जुन गांडीव चलाते हैं और वो करते हैं। इसके बाद बादल छटने लगते हैं, एक भ्रम मतलब पैदा किया जाता है। तो ये आज चीन इसको आविष्कार कर चुका है, तो हम मतलब उन सूत्रों को लेते नहीं हैं। तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविकता है उस समय की। और हम रजनीश जी ने तो लिखा है कि इस तरह का जो वर्तमान युग है, ऐसा कई बार हो चुका है। वैज्ञानिक विकास भी उस समय चरम पर था। उनकी किताबों में लिखा है, एक पत्थर का एक चाक जैसा मिला, जैसा हमारा रिकॉर्डर होता है, रेडियो रिकॉर्डर, और उन्होंने बताया अपनी किताब में कि वो उसमें एक कंपन होता है, तो वो ध्वनि निकलती है। तो ये चीज़ें, चूँकि उनका तो बहुत विस्तृत अध्ययन था और उनको याद भी चीज़ें रहती थीं, तो वो कहते हैं जो प्रलय की जो स्थिति बनी, ऐसी कई बार स्थितियाँ बनी हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। और वैज्ञानिक विकास भी चरम पर पहुँच चुका है कई बार। और अब तो जो तकनीक का जब से प्रधानता हुई है हमारे समाज में, और तो जो जो शिक्षक नहीं है, जो वैज्ञानिक नहीं है, जो तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है, उनमें से तमाम लोग उन चीज़ों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। और हमारे जो मंदिर हैं पुराने, उनमें वो नई-नई चीज़ों को खोज के ला रहे हैं और उनकी एक वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे हैं। तो एक बड़ा काम इस दिशा में अब हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि मेरे दशावतार को भी कई लोगों ने इसीलिए मँगाया, उसको पढ़ा, और उसकी एक तरह से सार्थकता सिद्ध हुई है, और मेरे को धन्यवाद भी दिया है कई लोगों ने इस तरह के लिखने वाले ने। आपके जी, पसंदीदा लेखक कौन से हैं? देखिए, मेरे पसंदीदा लेखक प्रेमचंद भी हैं, और निराला जी भी हैं, धर्मवीर भारती हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, जबकि उन्होंने तो उपन्यास नहीं लिखे, लेकिन उनका जो लेखन उससे मैं बहुत प्रभावित, डॉक्टर धर्मपाल हैं। और इतिहास की यदि हम बात करें तो पंडित सुंदरलाल, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी राज किताब लिखी है। तो अलग-अलग समय में अलग-अलग लेखक हैं। उदय प्रकाश भी मेरे प्रिय कहानीकारों में से हैं। महेश कटारे जो हमारे ग्वालियर के हैं, वो भी मेरे प्रिय कहानीकार हैं। तो समय-समय पर कोई एक लेखक मेरा प्रिय नहीं है। यदि उसमें हम प्राचीनता में जाएँ, तो महाभारत और वाल्मीकि रामायण मेरी प्रिय पुस्तकें हैं, और उनका लगातार मैं अध्ययन करता हूँ। और मैं कोई उन किताबों को के नहा धो के पढूँ, या एक निश्चित समय समय पर ही पढूँ, अगरबत्ती लगा के पढूँ, ऐसा नहीं है। मेरा जो अपना निजी पुस्तकालय है मेरा काफ़ी अच्छा। तो जब मेरी इच्छा होती है, जब सुबह मैं जब सो के उठता हूँ, मेरे को उस प्रसंग पे कुछ लिखना होता है, तभी मैं किताब उठा के पढ़ने लगता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इन किताबों को पूजा से कहीं ज़्यादा हमें अध्ययन की ज़रूरत है, और यदि हम इनका गंभीर अध्ययन करेंगे, तो इनमें से कुछ ना कुछ हमारे जीवन को सफल बनाने के इसमें सूत्र मिलेंगे हमें, और पाठ मिलेंगे।
और लेकिन आज ज़्यादातर जो लोग हैं उसको उस तरह से नहीं लेते हैं। इसलिए हमारी ये किताबें एक दायरे में सीमित कर दी। और महाभारत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि महाभारत यदि घर में रखेंगे तो गृह कलेश होगा, ऐसी धारणा गड़ी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ तो बरसों से महाभारत है, आज 30 और 30 साल कोई से, क्लेश 40 नहीं साल से हुआ। कभी कोई क्लेश नहीं हुआ। परिवार बहुत सुखी सुखी है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। विनोद जी तो मेरे घर पर गए हुए तो इसका आशय ये है कि जो इन पुस्तकों को पढ़ते हुए, चूंकि अभी धर्म की बात आ गई और पौराणिक पुस्तकों की बात आ गई, खासकर महर्षि वाल्मीकि के रामायण और वेद व्यास जी के महाभारत की बात हुई। महाभारत की इस मान्यता से बहुत सारे लोग अवगत हैं कि हमारे यहाँ यह कहा जाता है कि महाभारत रखोगे तो घर में कलह होगी। प्रमोद भार्गव जी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा कि हाल के समय में महर्षि वाल्मीकि के रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस और महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता जी। अ, को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह से समझ लिया गया है और लाल कपड़ों में लपेट कर जी, इनमें जी, से जी। रखना। महाभारत को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उससे कलह होगी। श्रीमद् भगवत गीता को भगवान का पाठ समझकर लोग सुबह मानते हैं और महर्षि वाल्मीकि का रामायण पीछे चला गया, रामचरितमानस आगे आगे आ गया। जी। इन ग्रंथों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको आप खुद भी कई बार जिनमें से जी, पढ़ते रहे हैं लगातार और आपकी का कहना है कि आपकी पसंदीदा पुस्तकें हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इन सारी कृतियों को, जिन 4 कृतियों का हमने नाम बिल्कुल। लिया, हालाँकि वो महाभारत का हिस्सा ही है, फिर भी चूँकि अलग-अलग स्वरूप है उसको लेकर हुँ, और अलग-अलग मान्यताएँ हमारे समाज में व्याप्त हैं। बतौर लेखक इन चारों पुस्तकों को किस रूप में लोगों को पढ़ना चाहिए? किस रूप में इनको स्वीकार करना चाहिए? कौन-सा उसका अंश यह मानना चाहिए कि यह अतिरेक है और किस अंश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए? इनके संदेश क्या हैं? मैं चाहूँगा कि बतौर लेखक और बतौर अध्येता जो आपने महसूस किया है, वो हमारे दर्शकों को बताएँ, जी, क्योंकि जी। ये हमारी बहुत बातचीत में ये एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु आ बिंदु गया है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा तो हमारे घर में बहुत बरसों से रही है। मेरे पिता जो सरकारी नौकरी के साथ श्रीमद् भागवत कथा ग्रामों में, जो गर्मियों की जब छुट्टियाँ होती थीं, खेती किसानी का काम पूरा हो जाता था, तो किसान जो हमारे यजमान होते थे, जिनको जिजमान भी कहते हैं हमारे क्षेत्र में, तो वो भागवत कथा कराते थे। और हमारे पिता, मेरे चाचा पढ़ते थे उसको 7-7 दिन उसी गाँव में रह के। एक बड़ा उत्सव जैसा कार्यक्रम होता था, बहुत लोग आते थे। तो उसी कथा को मैंने भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू किया। तब एक-एक पन्ने होते थे उसको और इतना बड़ा पोथा होता था, जैसा कि आपने कहा वो लाल कपड़े में बंधा रहता था। तो मैं अपने पिता से चोरी करके उसके पन्ने हम पढ़ते रहते थे। लेकिन इन जो सबसे बड़ी बात है कि इन कथाओं को जो हम कहते हैं, एक तो पूरा अलौकिक इनका वर्णन करते हैं, जबकि उनमें लौकिकता भी है। कुछ ठीक है, कुछ प्रसंगों को हम अलौकिक मान सकते हैं, लेकिन लौकिकता भी है। उनमें प्रकृति वर्णन भी है, उनमें पूरा भूगोल भी है। तो हम जो प्रवचनकर्ता जो होते हैं, ख़ास तौर से जो व्यावसायिक प्रवचनकर्ता हैं, वो उसके एक तो भूगोल की बात नहीं करते। एक वो जो उसमें शिक्षाप्रद जो प्रसंग हैं, उनकी बहुत ठीक से बात नहीं करते। जैसे अब मैं एक प्रसंग आपको श्रीमद् भागवत का बताऊँ, भगवान कृष्ण का, कि भगवान कृष्ण को जब रुक्मिणी का पत्र मिलता है और वो एक पंडित जी के माध्यम से भेजती हैं, और वो भी पत्र उसको लेके नहीं आते, वो उसको रट लेते हैं, कहीं कोई पकड़ लेगा तो सज़ा हो सकती है। तो कृष्ण को जैसे ही वो सूचना मिलती है, पत्र मिलता है, तो पंडित जी का स्वागत करते हैं और फिर तत्काल वो चलते हैं। तो कृष्ण जिस दिशा में जा रहे हैं, तो कौन-सी नदी पड़ रही है, अब नदी में से वो अपने रथ को कैसे पार कर रहे हैं, तो पूरा एक रेखा खिंचती है मार्ग की। तो उस मार्ग में जो प्रकृति का वर्णन है, जिन पेड़-पौधों का वर्णन है, वो भी आता है, लेकिन हम उसकी बातचीत नहीं करते। तो हमने ये इस चीज़ को चूँकि वर्णन नहीं किया, तो लोग ये मानते ही नहीं है कि इनके अंदर भूगोल भी है। आज चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो,
श्रीलंका जहाँ है वहाँ है, द्वारका जो समुद्र में बताई जा रही है वो अब तो उसके पूरी फ़िल्में भी बन गई, वो है। अयोध्या जहाँ है वहाँ है, और अयोध्या का जो नव रूप में जिस तरह से आई है वो भी हम देख रहे हैं। तो जो महानगर उस समय रहे हैं, उन सब की चर्चा उसमें आती है। तो उसके भूगोल को हम क्यों नहीं बताते? हमें बताना चाहिए कि इसमें भूगोल है। उसमें पानी की, अब आप समुद्र समुद्र विज्ञान की या जल विज्ञान की जो वैज्ञानिकों द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, यदि आप उनको पढ़ें, तो उसमें भारत में जल में चलने के वाहन क्या थे, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। आप ब्रिटेन के कर रहे हैं, आप अमेरिका के कर रहे हैं, जबकि जो सबसे पुराना कोई प्रसंग मिलता है, जैसे हम मत्स्य अवतार की बात करें, या जब प्रलय आई थी तो मनु मनु नाव में ही बैठ के आए थे, एक बड़ी नाव में, और हज़ारों साल पहले बैठ के आए थे, तो उसकी बात नहीं होती। यदि हम भगवान राम को, जब वनगमन होता है और भगवान राम का जो पहला पड़ाव होता है वो निषाद राज के यहाँ होता है, और निषाद राज के यहाँ जब रुकते हैं, उसके बाद जो खबर मिलती है कि भरत बड़ी एक सेना लेके आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी शंका व्यक्त करते हैं कि वो युद्ध करेंगे, लेकिन राम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। तो उस समय निषाद कहते हैं कि मेरे पास 500 जहाज़ों का और नावों का बेड़ा है, और मेरे पास सेना भी है। यदि लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले लड़ूँगा, और मेरी जब मृत्यु हो जाएगी तब आप लोग आगे बढ़ना। तो इन चीज़ों को हम अपने जब जो वैज्ञानिक जो हमारे हैं वो नहीं उभारते, तो आप कैसे विज्ञान सामने आएगा? आज परिस्थितियाँ बदली हैं, और अब विज्ञान की हर जगह बात हो रही है। जिन शल्य चिकित्सा की बात को पहले कोई वैज्ञानिक विज्ञान भवन में, जो विज्ञान कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ होती है हर साल, उसमें बात करता था तो उसको बाहर निकालते थे या उसका पर्चा फाड़ देते थे। आज देश के उन्हीं चिकित्सा महाविद्यालयों में, विज्ञान सम्मेलनों में, चूँकि वातावरण बन गया है, तो आज बातचीत हो रही है। आज पुष्पक विमान की बातचीत हो रही है। अब पुष्पक विमान जो है, अ, उसकी हम बात करें, तो जो भारद्वाज जी का जो वैमानिकी शास्त्र है, उसकी आप शब्दावली पढ़िए। उसमें चलाने की शब्दावली है, उसमें ईंधन डालने की शब्दावली है, ईंधन काय-काय से बनेगा और उसका स्वरूप कैसे होगा। अब उसमें जो एक बात आती है कि जिसमें काल्पनिक कहा जाता है, जिस आधार पर ख़ास तौर से, कि उसमें ऐसी व्यवस्था थी पुष्पक विमान में कि जितने व्यक्ति चाहें उतना वो छोटा-बड़ा हो सकता है। अब नासा और हमारा जो पूना में वैज्ञानिक संस्थान है, जिसके भटकर जी जिसमें बड़ा काम कर रहे हैं, तो अब नासा और भारत के वैज्ञानिक मिलके पदार्थ में चेतना खोजने की बात कर रहे हैं। और भटकर जी का एक इंटरव्यू छपा था पांचजन में, तो उन्होंने कहा है कि जिस दिन हम पदार्थ में चेतना खोज लेंगे, तो इस तरह की स्थिति बन सकती है कि उसका जो आकार है छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो एक सूत्र है ये, इन सूत्रों को हमें पकड़ना पड़ेगा। तो अब इसमें तो कोई भी वो नहीं है, मतलब देने की बात कि निषाद के पास इतनी जहाजी बेड़ा था। उसमें देने की क्या बात है कि हमारे ग्रंथों में मिलता है। अब मेरी जो भी कहानियाँ हैं, रचनाएँ हैं, तो मेरे को जो पुरातन सूत्र मिलता है, तो मैं उसको देता हूँ। अभी मानव मस्तिष्क में चिप डालने की बात की है एलन मस्क ने। मेरी इस पर कहानी छपी हुई है आज से 2 साल पहले। इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए, आपने आपके पत्रिका देखी होगी आपने, जो टैगोर विश्वविद्यालय आईसेक्ट की पत्रिका है। तो मानव चिप के बाद जो व्यक्ति है वो किस तरह का उसका आचरण होगा, किस तरह की बात करेगा। और मैंने मानव चिप, उसके मस्तिष्क में चिप मैंने आज से 2 साल पहले डाली है उसके उसमें। और एलन मस्क का एक समाचार आया था, उसी के आधार पे मैंने लिखा था उसको, उस कहानी को मतलब विस्तृत रूप दिया था। तो उन चीज़ों को हमें पकड़ने की ज़रूरत है। हालाँकि मैंने उसका जो कहानी का जो लेखन किया है वो नरसिंह अवतार को मान के किया है। तो इसका जी। मतलब ये है कि धार्मिकता की जगह हमें अपने ग्रंथों को प्राकृतिक जो उनका विवरण है, प्रकृति का जो विवरण है या उसके पीछे जो छिपा संदेश है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्बत आडंबर और अंधविश्वास और एक तरह से बिना किसी तर्क के उनको स्वीकार करने के। आप क्या कहना बिल्कुल, चाहें? बिल्कुल। देखिए, ज़्यादातर जो धर्म धर्म का आधार जो है, या धर्म को आप स्थापित बनाए रखने का जो काम है, वो किसी न किसी रूप में उसकी पृष्ठभूमि में अंधविश्वास रहता है। यदि आप अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे, तो लोग धर्म के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, और पढ़े-लिखे लोग भी इस चीज़ से आकर्षित होते हैं। अ, खूब आकर्षित होते हैं बल्कि। तो धर्म अपनी जगह रहे, और धर्म के माध्यम से यदि हम एक चरित्र के विकास को समझते हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन उसको हम ये माने कि केवल इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा, तो ये मेरी बात समझ में नहीं आती। यदि हम राम को भी देखें, तो राम यदि भगवान विष्णु के अवतार थे, ईश्वर ही थे, तब भी उन्हें मनुष्य मनुष्य के रूप में धरती पर आके एक पूरा जीवन उनका संघर्ष में गुजरा, 14 वर्ष का वनवास भेजा। अब यदि इसको हम दूसरे रूप में समझें, तो चूँकि हम लोग उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, चीज़ें तो वही हैं, उन्हीं में से उठाते हैं। तो भगवान राम और कैकेयी का और ऋषियों को केवल हमने एक साधारण या शिक्षक के रूप में ज़्यादातर देखा है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि कहाँ तक जाती है, क्यों देश तो उनका भी है, कहाँ तक जाती है, उसके बारे में जो हमारे प्रवचनकर्ता हैं, वो ज़्यादा नहीं बताते हैं। लेकिन राम जब वनवास जाते हैं, तो सब उनका दिशा निर्देश कौन करते हैं? सारे ऋषि उस समय के थे, अगस्त्य, अत्रि, वाल्मीकि स्वयं, तो सब उनके आगे-आगे चलते हैं और वो जहाँ ले जाते हैं राम को, वहाँ वो जाते हैं। अब ये वनवास का प्रसंग क्यों हुआ? क्योंकि जो रावण का नाम सभी जानते हैं और रावण की वजह से राम है। तो जब रावण के जो नियंत्रण में हैं 2 बड़े उस समय के जो सम्राट थे या जो राज्य थे, वो रह गए थे। एक तो अयोध्या और एक जनकपुरी। और रावण की इच्छा थी कि इन पर मैं किसी तरह से विजय प्राप्त करूँ, और वो बढ़े चले आ रहे थे, बाली से उनका समझौता था। शूर्पणखा, खर और दूषण, उन्होंने इस क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में पहले से ही भेज दिए थे। तो वो लगातार बढ़े चले आ रहे थे और इसकी जानकारी ऋषियों की थी। दशरथ जी से भी उन्होंने कई बार कहा, लेकिन दशरथ जी, एक तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो चाहते नहीं थे कि अब इस उम्र में जाके मैं लड़ूँ या मेरे बच्चों को भेजूँ। तो कैकेयी से जो रामायण, अन्य जो रामायण के ऊपर ग्रंथ मिलते हैं, रामकीयन एक रामायण है थाईलैंड की, तो वो ज़्यादा वैज्ञानिक ढंग से और व्यावहारिक ढंग से बात करती है। जो लंकेश्वर उपन्यास है, जो चतुरसेन जी का जो व्यायाम रक्षामा है, तो वो ज़्यादा वैज्ञानिक ढंग से बात करते हैं इन चीज़ों को लेके। तो जब राम को फिर वो कहते हैं और कैकेयी से बात करते हैं, तो राम का वो वनवास होता है और राम अ, लंका पर विजय करते हैं, क्योंकि बड़े चले आ रहे थे वो। तो एक देश को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वो सब काम हुए और राम चाहते तो उस समय अपने अयोध्या से भी सेना बुला सकते थे, जो उनके मित्र राष्ट्र थे उनसे भी ले सकते थे, जनक जी से भी ले सकते थे। लेकिन राम ने पूरा जो वनवासी इलाका था, तो वनवासियों को प्रशिक्षित किया और उनको ले गए। लेकिन अब वनवासी प्रशिक्षित कैसे हुए? देखिए, आप जो हमारे ऋषि रह रहे हैं जंगलों में, आप देखेंगे कि ऋषियों के जो आश्रम हैं, उनमें कोई भी जो बड़ी जातियों के लोग हैं, जैसे उस समय जो थीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनमें, यज्ञशालाओं में, जो जो जंगल में है, अयोध्या के आस-पास या जनक के आस-पास हैं, उनमें तो पढ़ते हैं वो। उनको वो वनवासियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो वनवासियों को उन्होंने प्रशिक्षित किया और राम ने उनको नेतृत्व दिया और वो जो बिल्कुल जिनको हम माने कि जो इस योग्य नहीं थे, उन्होंने अपनी योग्यता साबित की, हनुमान जी ने, सुग्रीव ने, अंगद ने, और लंका पर विजय का आधार बने और जो वनवासियों के वजह से ही राम कहलाए। तो एक तरह से उन्होंने एक सांस्कृतिक विस्तार भी किया भारत का। और राम मनोहर लोहिया ने भी तो कहा भी है कि जो भगवान राम हैं, तो उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय संस्कृति का विस्तार किया और भगवान जो कृष्ण हैं, उन्होंने पश्चिम से लेकर पूरब तक संस्कृति का विस्तार किया। तो जो 2 बड़े आधार हैं, तो इनको उस संदर्भ में भी हमको समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्र को एक रूपता देने का जो इन्होंने काम किया है, उसको भी हम समझें, उसको व्यापक फलक पर लाने की ज़रूरत है। प्रवचनों में इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा गाएँ, तो एक जो भई अब जो आम जनता है, उसका कोई आप एक तरह से क्यों उसको और ज्ञान उसका वर्धन करना चाहते? यदि आप, चूँकि आपके यहाँ हज़ारों लोग उपस्थित होते हैं, तो उनका इस तरह का भी आप ज्ञान देंगे, तो भारत के आप भूगोल को, इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से आप भारत के भूगोल को समझेंगे, भारत की संस्कृति को समझेंगे, भारत का जो विज्ञान सम्मत ज्ञान है, उसको समझेंगे, और भारत का जो औषधि विज्ञान है, क्योंकि उसमें वनस्पतियों की बहुत चर्चा है, तो उसको भी समझेंगे। और जो हथियार उस समय थे रामायण काल में और महाभारत काल में, तो वो क्या थे, उनको भी समझेंगे। और लोगों ने पूरी तरह व्याख्यायित किया कि ये थे। तो एक अब आप समझ सकते हैं कि प्रमोद भार्गव जी ने जो ज्ञान अर्जित किया है शिवपुरी जिले में रह के, वह कितना महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस, रामायण, और आपने श्रीमद् भगवत पुराण की बात की, जो भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा बताती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है जो वो अर्जुन को देते हैं।
अपने ही ग्रंथों को, हमारे उन ग्रंथों को जो पौराणिक आख्यान का रूप ले रखे हैं, आप उन्हें चाहे धार्मिक ग्रंथ कहें या मिथक करार दें या ऐतिहासिक कृति कहें या साहित्यिक कृति कहें, किसी की कवि की कल्पना कहें, जो भी माने, लेकिन उनके बीच जो जीवन संदेश छुपा है, जो प्रकृति से प्रेम का संदेश छुपा है, उनमें जो ज्ञान के तत्व छुपे हैं, उन पर उनको पढ़ते हुए किस तरह की तर्कशीलता और किस तरह से अध्ययन किया जा सकता है, प्रमोद भार्गव जी ने अपनी बातचीत में उसका भी उल्लेख किया। मैं सिर्फ एक सवाल मेरा और जी रहता जी है। बिल्कुल। वन्य जीवन, आदिवासी जीवन, प्रकृति, पर्यावरण, इन सब पर आपने लगातार लिखा भी है और अभी भी जो आपकी बातचीत कही है, हर बातचीत के केंद्र में कहीं न कहीं भूगोल है, कहीं न कहीं धरती है। नई पीढ़ी जो आज के समय में आधुनिकता की दौर में तेज़ी से भाग रही है और जिस तरह से हमारा शहरीकरण हो रहा है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? और इसको रोकने के लिए या लोग युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ सके, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कि क्योंकि ये विस्थापन की एक समस्या बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है और जो बातें आप कह रहे हैं लगातार आपकी पुस्तकों में दर्ज है, पूरा पानी में प्रदूषण कहीं भी, ये समस्याएं मुझे लगता है शहरों की ज़्यादा हैं। वन्य जीवन में अगर शहर न पहुँचे, जंगलों में आज शहरी लोग न पहुँचे, तो वो अपनी जगह तब भी प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात आपने कही है अपनी किताबों में। जी जी क्या किया जाए ऐसा कि हमारी युवा पीढ़ी उस मर्म को समझ सके, जिससे जिस प्रलय काल की बात आप कहे हैं अपनी किताबों में, मिथकों में जो जी हमारी जी जी लगातार दर्ज है, हाँ। वह कैसे सृष्टि विनष्ट की तरफ न बढ़ के सृजन की तरफ मुँह हो। देखिए, एक प्रकृति का चक्र है जो चल रहा है। जैसे-जैसे आधुनिकता आएगी, आधुनिकता का जो स्वरूप हम देखते हैं, उस वो दिया है पूँजीवाद ने। जब हमारे पास पैसा कम था, तब भी लोग पढ़ते थे, अपनी आजीविका चलाते थे, काम-धंधे करते थे। लेकिन आज पैसा बढ़ गया और छोटे-छोटे मकानों में रहते थे, गाँव में हों या वो जिला मुख्यालयों पर हों, छोटे-छोटे घरों में रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे पैसा बढ़ गया, तो लोग बड़े मकान बनाने लगे। आज हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में 20-20 कमरों के घर हैं, लेकिन रहने वाले 2 या 3 या 4 हैं मुश्किल से। तो आवश्यकता से अधिक वो रहा। जब पैसा जो बढ़ाने का पूँजीवादी जो अवधारणा जो हमने अपनाई है, तो इससे जो स्वरूप बना है। वैज्ञानिक तो पहले भी थे, जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने अपने घर के पीछे अपनी प्रयोगशाला में पौधों में प्राण कैसे हैं, इसको जानने के लिए अपने खुद के उपकरण वहीं विकसित किए और उन्होंने उसी से वो ज्ञान दिया लोगों को, पूरी दुनिया को दिया और उनकी पेड़ों में जीवन की अवधारणा को पूरी दुनिया स्वीकारती है। एक और मैं इसमें बात बता दूं कि ये पेड़ों में जो प्राण है, इसकी पूरी अवधारणा ज्यों की त्यों महाभारत में है और रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बसु मित्र थे, रोज़ाना मिलते थे वो, तो हो सकता है टैगोर जी का तो व्यापक ज्ञान था, तो उन्होंने उनको ये बताया हो, फिर उन्होंने उसकी खोज शुरू की हो। लेकिन एक ये मेरा कहना है, तो हमें कहीं न कहीं जो पूँजीवाद बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लगाना होगा। आज जो तनख्वाहें जिस तरह से बढ़ी हैं, तो हम भोग की ओर बढ़ रहे हैं। आज 2-2 ढाई-ढाई लाख, 5-5 लाख रुपए तक तनख्वाहें मिल रही हैं, तो एक व्यक्ति जैसे 1 मकान चाहिए, उसके 4-4, 6-6 मकान हैं। तो उस पर जब तक हम अंकुश नहीं लगाएँगे, तो ये बढ़ेगा, इसको रोक नहीं पाएँगे आप। और सरकारी नीतियाँ भी इसी तरह की बनाई जा रही हैं कि जो पूँजीवादी अवधारणा है, उसको विकसित करें। अब हम प्रलय की यदि बात करें, तो इंद्र, वरुण और सूर्य प्रलय से पहले तो यही लोग राजा थे या जिन इनका वर्चस्व था। तो इन्होंने भी यही सब किया। अथर्व ऋषि ने जब पहली बार अग्नि का आविष्कार किया, तो उस अग्नि से जंगल चढ़ा के इन्होंने भी बड़े-बड़े महानगर बनाए और कामायनी हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये विवरण है और कामायनी एक तरह से हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य के पुनर्लेखन की आधुनिक संदर्भों में पुनर्व्याख्या है। मैं मानता हूँ इस बात को। तो इस पर हमें अंकुश लगाना पड़ेगा और इस पर जब तक हम अंकुश नहीं लगाएँगे कि पैसा हो देश के पास, लेकिन व्यक्ति के पास आप पैसे को बढ़ाएँगे, तो व्यक्ति भोग पे जाएगा और प्रदर्शन पे जाएगा। आज
2-2 करोड़ की गाड़ियाँ आ रही हैं, डेढ़-डेढ़ 2-2 करोड़ की मोटरसाइकिलें आ रही हैं, तो ये प्रदूषण फैलाने के मतलब जितने भी उपाय हैं, वो कर रहे हैं और इसका जो संकट झेलना पड़ रहा है, वो नीचे के आदमी को झेलना पड़ रहा है। तो पूँजी सरकार के पास रहे, व्यक्ति के पास ना रहे, इसके उपाय हमें करने होंगे और जब तक ये उपाय हम नहीं करेंगे नीति नीति बना के, संसद में विधेयक लाके, तब तक इस पर अंकुश लगने वाला नहीं है। युवा पीढ़ी क्योंकि जो गलत चीज़ें है, जो वैभव वाली चीज़ है, उसके प्रति लोग जल्दी आकर्षित होते हैं, ना कि साधारणता के प्रति। तो इसको कानूनी रूप देके एक नया स्वरूप देना पड़ेगा और उसका साहस मोदी जैसे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन इस समय तो ऐसा लग रहा है कि वो भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। एक और मैं दशावतार की बात कर दूँ आपको कि जैविक विकास हम मानते हैं कि डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत दिया, जो उनकी किताब थी 1859 में जो आई थी। लेकिन जो हमारी दशावतार की जो अवधारणा है और जो उसमें प्रारंभिक जो 5 अवतार हैं, वो पूरे जैविक विकास से जुड़े हुए हैं। जैसे मत्स्य अवतार, पानी में मछली पानी में रहती है। आज पूरा वैज्ञानिक जगत कहता है कि जो पहला जीव उत्पन्न हुआ, वो पानी में हुआ। दूसरा जो कूर्म अवतार, मतलब जो पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी चल सकता है, तो वो कूर्म अवतार हो गया, जैविक विकास की दूसरा एक आधार बन गया। तीसरा बराह अवतार, बराह जब अपना जो चारा होता है, भोजन जो होता है, उसको मिट्टी में से निकालता है, दलदली भूमि में से जिस घास को वो खाता है, तो वहाँ एक देसी भाषा में कहूँ मैं तो लौंदा एक टीला सा बन जाता है। तो वो पृथ्वी का पानी में से उदय यानी निकालने की एक शुरुआत व्यक्तियों ने की। इसके बाद में जो नरसिंह अवतार है, डार्विन कहते हैं कि बंदर से आदमी बना। हमारे जो ऋषि हैं वो कहते हैं, उनके अनुसार यदि हम माने तो नरसिंह से मानव का संक्रमण हुआ और मानव अस्तित्व में आया। और इसके बाद का जो वामन अवतार है, वामन अवतार 2 ढाई फीट के हैं हमारे ग्रंथों के अनुसार और आज से 40 और 45 लाख साल पुराने जितने भी दुनिया में जीवाश्म मिले हैं, उनका जो ऊँचाई है, लंबाई है, वो 2 ढाई फीट से ज़्यादा की नहीं है। तो स्त्रियों के भी हैं उसमें और पुरुषों के भी हैं। तो ये अवधारणा निश्चित होती है कि वामन अवतार अपनी जगह सही है और इसके बाद भगवान परशुराम हुए जो पूरे 6 फुट के थे यानी होमो सैपियंस। लेकिन हम इस क्रम में उनको नहीं देखते। और जो मंदिरों की यदि दशावतार के चित्रण है, हमारे खजुराहो के मंदिरों में भी हैं और अब तो तमाम मंदिरों में भगवान रामलला की जो मूर्ति बनी है अयोध्या में और उसकी जो स्थापना हुई है, उसमें भी दशावतार हैं। तो जैविक अवतार उसमें वही हैं। तो उनको उस तरह से भी देखने की ज़रूरत है कि हमारे ऋषि मुनि इस बात को जान चुके थे कि जैविक विकास इस क्रम में हुआ और इसमें बाद में जाके मनुष्य पूर्ण अवतार में आया और इसीलिए इनको अवतार कहा गया है। तो एक बड़ी वैज्ञानिक ये व्याख्या है। तो हमें यदि हम अपनी चीज़ों को समझें और थोड़ा लालच से मुक्त रहें, धन से थोड़ा मुक्त रहें, तो बहुत अच्छे ढंग से हम रह सकते हैं और जो पर्यावरण का जो संकट पैदा हुआ है, उस पर हम अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर अंकुश लगा सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे जो महापुरुष हुए हैं, वो जंगल या वन को बचाए रखने की बात करते हैं, अरण्य संस्कृति की बात करते हैं। लेकिन हम उनसे वो चीज़ें ले नहीं रहे। हम केवल ये ले रहे हैं कि इसका पाठ करा के और हमारा कल्याण हो जाए और पाठ में हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आज तो करोड़ों रुपए तक खर्च हो रहे हैं और उसी को जंगल बचाने के लिए लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और शांति से केवल भगवान का जो भी आप भागवत पुराण कराएँ या अन्य कराएँ, उसको पढ़ सकते हैं आप उसमें बैठ के। आपकी बातों में बड़ी ही मैं कहूँगा कि एक तरफ आप एक्सट्रीम सरकार को ताकत देने की बात कर रहे हैं कि बिना कड़ाई के नहीं हो सकता कुछ भी। पूंजी का नियंत्रीकरण होना चाहिए और वो सरकार के पास होना चाहिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो धार्मिक आधार पे नहीं पढ़े जाने चाहिए, बल्कि उनकी तर्कशीलता के साथ उनको ग्रहण किया जाना चाहिए। तो एक तरफ आप पूरी तरह से पुरातन व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ एकदम आधुनिक व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को चाहूँगा कि वो अपने काम की जो चीज़ें हैं, हमारी बातचीत के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उभरा है, वह यह है कि आप अपनी प्रज्ञा के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से चीज़ों को मूल स्वरूप में पढ़ने की कोशिश करें और उनमें जो तत्वग्राह्य हैं, उनको स्वीकार करें। तो हमारी बातचीत में भी जो चीज़ें आपके लिए ग्राह्य हैं, स्वीकार्य हैं, आप उनको सुनें, पढ़ें ज़रूर। किताबें पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। सिर्फ़ आखिरी सवाल, अगली किताब आपकी कौन-सी आ रही है और उसके बाद हम लोग यह बातचीत
हमारी पूर्ण हो जाएगी? जी, देखिए अभी तो मेरी तत्काल जो आई है, आज ही ये किताब आई है संयोग से पुस्तक मेले में, भविष्य का विज्ञान। जी। इसके बाद मैं प्रलय के पहले भारत या दुनिया क्या थी, इस पर एक उपन्यास लिख रहा हूँ। तो वो प्रलय के पहले? पहले दुनिया तो पहले भी थी ना, जब प्रलय जी। आया उससे नष्ट हुई तो दुनिया उस समय क्या थी? तो वो पूरा एक इतिहास, उसका भूगोल और जो आर्यों की भारत से बाहर की जो आने की अवधारणा, जिसको कि रामविलास शर्मा जो सबसे बड़े वामपंथी लेखक रहे हैं, उन्होंने भी उसको खंडित किया है अपने लेखन में। तो वो कैसे आर्य आए, कैसे पहले भारतीय आर्य वहाँ पहुँचे और फिर कैसे वो भारत में उनका पुनरागमन हुआ, तो वो उस एक विस्तृत उपन्यास है। तो उसको मैं लिख रहा हूँ और मेरा वो करीब 50,000 शब्दों के करीब लेखन उसका हो चुका है, लेकिन वो 1 लाख शब्द तक पहुँचेगा और शायद अगले साल 25 में उसके प्रकाशन की संभावना है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, आपकी नई पुस्तक के लिए, जो निश्चित रूप से उपयोगी होगी आपकी दूसरी पुस्तकों की तरह से। जो वैज्ञानिक पुस्तकें आपकी हैं, मैं चाहूँगा कि प्रमोद भार्गव जी की पुस्तकों को आप खरीद कर पढ़ें, जानें। भविष्य का विज्ञान में भी बहुत सारे ऐसे लेख हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो आपको ज्ञानवान बनाएँगी। दूसरी पुस्तकों में भी आपको अगर अ, तार्किक ढंग से समझना हो, तो चाहे मिथक हो, चाहे पुराण हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे पर्यावरण हो, हर दिशा में प्रमोद भार्गव लिख रहे हैं। विविध प्रकाशनों से आपकी पुस्तकें आ रही हैं। पुस्तकें पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दें। किताबें आपको ज्ञानवान बनाती हैं और ये आपकी सच्ची मित्र हैं। साहित्य तक देखते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद। जी, नमस्कार सभी दर्शकों का। धन्यवाद सभी का। आपका भी धन्यवाद सर।